सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, मंजुल भगत जी पर चल रहे एकाग्र की यह 12वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कोलकाता से शुभ्रा उपाध्याय जी। किसी भी कार्यक्रम की तैयारी में कितना वक्त लगता है, कितना परिश्रम लगता है, व्यक्ति किस तरह से इन्वॉल्व होता है और स्वयं वक्ता ही नहीं, उसका पूरा परिवार भी कहीं न कहीं उसके इस कार्य में सहयोग देता है। जनसुलभ पुस्तकालय पर लगातार एक कार्यक्रम करते हुए और वक्ताओं के साथ निरंतर बातचीत के बीच प्राप्त इस अनुभव से यह बात कह रहा हूँ। आज की हमारी वक्ता डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय भी उतनी ही मेहनत के साथ आज हमारे बीच आएंगी। मित्रों, शुभ्रा उपाध्याय जी का कुछ परिचय दे दूं। ये स्वयं कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, आलोचना में सक्रिय हैं, पुस्तक का संपादन किया है और अनुवाद भी करती रही हैं और साथ ही अध्यापन से भी जुड़ी हुई हैं। आज शुभ्रा उपाध्याय जी मंजुल भगत जी के शुरुआती 2 उपन्यासों पर बातचीत करेंगी, टूटा हुआ इंद्रधनुष और लेडीज क्लब। शुभ्रा जी, आप उपस्थित हों और मंच पर आएं। आपका हार्दिक स्वागत है। माइक को ऑन कर लें शुभ्रा जी, माइक को ऑन कर लें। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका शुभ्रा जी। और जी, और यह अच्छा लग रहा है कि आप आज हमसे जुड़ रही हैं। और मित्रों, विशेष स्वागत शुभ्रा जी का इसलिए भी कि जनसुलभ पुस्तकालय परिवार में ये पहली बार आ रही हैं, तो इन्हें सुनना हमें अच्छा लगेगा। और यह भी सुखद है कि मंजुल भगत जी पर चल रहे एकाग्र में ये हमसे जोड़ रही हैं। पूर्व में जैसे कि बातचीत हुई, मंजुल भगत जी के शुरुआती 2 उपन्यासों टूटा हुआ इंद्रधनुष और लेडीज क्लब पर ये बात करेंगी। तो आइए सीधे हम शुभ्रा उपाध्याय जी को सुनते हैं। जी, स्वागत। बहुत बहुत नमस्ते अर्पण जी। और सबसे पहले मैं जनसुलभ पुस्तकालय और विशेष करके आपका अर्पण जी बहुत बहुत हार्दिक आभार मानती हूँ कि आपने मुझे न केवल आमंत्रित किया अपितु एक ऐसा विषय भी दिया जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी था। और ये किसी भी वजह से हो, ये मुझसे छूटा जा रहा था। तो ये एक बड़ी बात, मैं कृतज्ञ हूँ इसके लिए आपकी और जनसुलभ पुस्तकालय की। मैं आज आपको और हमसे जुड़े सभी लोगों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक बधाई। आज हम लोग मंजुल भगत को याद कर रहे हैं। जैसा कि अर्पण जी ने बताया कि ये 12वीं कड़ी है, तो ये बहुत ज़रूरी है ये कहना कि आज के समय में साहित्यकारों को याद करना, और वह भी एकाग्र ढंग से, एकाग्र रूप में, कि हम उनको समग्र रूप में कुछ न कुछ जितना संभव हो सके देख सकें, पढ़ सकें। ये जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जितना बड़ा उत्तरदायित्व है,
उतना ही अपनी अगली पीढ़ी के लिए आप काम कर रहे हैं। इसके लिए अर्पण जी आप और जनसुलभ पुस्तकालय साधुवाद का पात्र है। मैं आपको इसके लिए भी हार्दिक बधाई देती हूँ। हम सभी जानते हैं कि मंजुल भगत एक बेहतरीन कथाकार हैं और उनका पदार्पण साहित्य में जब होता है तो वो अपनी कहानियों के साथ हमारे सामने आती हैं। लेकिन उनके उपन्यास भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। 7 उपन्यास हैं उनके और जिनमें अगर हम आपको बताएं तो 7 उपन्यास टूटा हुआ इंद्रधनुष, लेडीज क्लब, अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार और गंजी। तो ये जो 7 उपन्यास हैं किसी भी कथाकार के लिए और अपने स्वल्प जीवन में, क्योंकि मंजुल जी का निधन असमय ही हो गया, तो इतनी छोटी सी उम्र में लगभग 83 उनकी कहानियां हैं और 7 उपन्यास हैं, तो ये कम नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और इतना कुछ लिख करके जब वे साहित्य को कुछ दे रही हैं तो ये जानना और उनको पढ़ना, उनको समझना, उनकी दृष्टि को समझने की कोशिश करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एक पाठक के रूप में। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस बात के लिए कि मंजुल भगत जी के उपन्यासों पर आपने मुझे बोलने के लिए, कुछ सोचने विचारने के लिए आमंत्रित किया। तो आज जैसा कि आपने बताया कि मैं मंजुल भगत के शुरुआती 2 उपन्यासों पर बात करूंगी, लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि मंजुल भगत के जो 7 उपन्यास हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध और साहित्य में जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से मंजुल जी को स्थापित करने का, एक कथाकार के रूप में और एक उपन्यासकार के रूप में स्थापित करने का जो कार्य हुआ वो उनके तीसरे उपन्यास अनारों के माध्यम से हुआ। और अनारो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घरों में छुट्टा काम करने वाली एक निम्न वर्गीय स्त्री की कथा है। जब मैं मंजुल जी के उपन्यासों को देख रही थी तो 2-3 चीजें बहुत तीव्रता से मेरा ध्यान आकृष्ट कर रही थी। एक तो ये कि मंजुल भगत जी के उपन्यास लघु उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। अगर मैं कलेवर की बात करूं, पृष्ठों की बात करूं, तो मंजुल भगत जी के प्रायः उपन्यास जो हैं वो 30, 35, 40, 45 इसी पृष्ठों में सीमित हो जाते हैं। और जो कलेवर की दृष्टि से सबसे बड़ा उनका उपन्यास है वो उनका अंतिम उपन्यास गंजी है, और जिसको अगर मैंने जो देखा मुझे समझ में आया कि, और जब मैं इसको पढ़ रही थी गंजी उपन्यास और अनारो मैंने पढ़ा, उनके सारे उपन्यास जब मैंने पढ़े तो मुझे वो एक क्रमिक विकास, मुझे आशा पूर्णा देवी के वो उपन्यास याद आ गए, प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्ण लता, बकुल कथा। तो जैसे वहाँ पर स्त्री जीवन को लेकर के एक पूरा एक आख्यान आशा पूर्णा देवी लेकर के चलती हैं, तो वैसे ही अनारों के अगर अगली कड़ी के रूप में हम गंजी को देखें तो शायद ये कोई अतिशयोक्ति न होगी। और उनके बाकी जो उपन्यास हैं, जो मैंने दूसरी बात कही कि 2 बातें बहुत तीव्रता से हमारा ध्यान खींचती हैं। पहला तो ये कि लघु उपन्यास हैं और ये अपने आप में एक बड़ी विशेषता है और ये बड़ी एक उनकी उपलब्धि है कि लघु उपन्यासों के माध्यम से साहित्य में अपने आप को प्रतिस्थापित करना और लघु उपन्यास को स्थापित करना, ये बड़ी बात है मंजुल जी के विषय में। तो एक और जो बात थी जिसने मेरा ध्यान आकृष्ट किया कि उनके यहाँ कथानक की विविधता मौजूद है। आप देखिए, टूटा हुआ इंद्रधनुष और लेडीज क्लब, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, तो ये निश्चित है स्त्री जीवन को लेकर के लिखी गई ये कथाएं हैं पूरी। टूटा हुआ इंद्रधनुष इसमें भी स्त्री जीवन है, लेडीज क्लब इसमें भी स्त्री जीवन है,
अनारों में निम्न वर्ग घरों में काम करने वाली स्त्री है। बेगाने घर में इसमें अगर हम देखते हैं तो इसी तरह का एक उच्च मध्य वर्गीय जो सामंती परिवार है, वहाँ पर मालिक हैं जो निसंतान हैं और नौकर हैं, फिर वसीयत, उसके बाद सारे रिश्तेदारों की, जब मालिक जो निसंतान मालिक है वो नहीं रहता है तो उसके बाद किस तरह की स्थितियां होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। खातुल में हम सभी जानते हैं कि रूसी क्रांति के समय वो रूसी आक्रमण के समय जब अफगानिस्तान के प्रवासी जो थे उनको लेकर के वो कथा बुनी गई है। और एक तरह से ये हिंदी साहित्य में शायद अफगान के प्रवासियों को लेकर के मैं बहुत इस पर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद ये अपनी तरह की एक पहली एक पहल है, एक अनोखी पहल है। और जब हम तिरछी बौछार की बात करते हैं तो उसमें भी स्त्री, परिवार, घर, उसका अस्तित्व और ऐसी चीज़ें आती हैं। और गंजी इनका सबसे बड़ा कलेवर वाला, बृहद आकार वाला जो उपन्यास है, और जो लगभग 60-70 पृष्ठों या 80 पृष्ठों के करीब है ये। तो ये सबसे बड़ा उपन्यास है इनका। तो एक चीज़ मैंने देखी है उपन्यासों में कि स्त्री केंद्र में है, लेकिन स्त्री के केंद्र में रहते हुए हर तबके की स्त्री है। एक ही साधारण तौर पर जैसे हम देखते हैं कि कोई कथाकार है, वो मध्य वर्गीय कथाकार है या निम्न मध्य वर्गीय कथाकार है या उच्च वर्गीय कथाकार है, कि वहाँ के पात्र ही इन कथाओं में प्रमुखता से शामिल होते हैं। लेकिन मंजुल जी के उपन्यासों को जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे स्त्री हर तबके में दिखाई दी। हर तबके की स्त्री यहाँ पर है। उच्च वर्गीय स्त्री है, मध्य वर्गीय स्त्री है, निम्न वर्गीय स्त्री है। और ये जो विविधता है स्त्री जीवन की पूरी, ये मंजुल जी के उपन्यासों को निश्चित है एक बहुत ही एक नया आयाम देती है और बड़े महत्वपूर्ण ढंग से उसको स्थापित करती है। जब मैं सोच रही थी कि मंजुल जी ने सभी स्त्रियों को, वो उच्च वर्ग की हो या मध्य वर्ग की हो या निम्न वर्ग की हो, जब वे स्त्रियों को लेती हैं, स्त्रियों पर बात करती हैं, उन्हीं के ताने बाने में अपनी कथाओं को बुनती हैं, रचती हैं, तो वो स्त्री क्यों उनके केंद्र में इस तरह से रही है, उपन्यासों के केंद्र में इस तरह से क्यों आई है। तो मुझे जो एक बड़ी मार्के की बात लगी तो ये कि स्त्री जो माँ है, जो परिवार की धुरी है, जो घर की घरनी है, जिसके लिए कहते हैं कि बिन घरनी घर भूत का डेरा, कि यदि स्त्री नहीं है तो घर परिवार पूरा बिखर जाता है। तो जो पत्नी है, माँ है, घर की धुरी है, घरनी है, उसके जो संघर्ष हैं, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो व्यथा है, वो परिवेश और प्रवृत्तियों के कारण भले ही अलग अलग हो, किंतु इन संघर्ष रूपी मनकों को पिरोने वाला जो धागा है वो लगभग एक जैसा होता है। स्त्री, ये जो शब्द है स्त्री, वो किसी भी वर्ग की, किसी भी समाज की, किसी भी काल की, किसी भी समय की स्त्री हो, लेकिन उसके अंदर का वह एक धागा, वह एक सूत्र जिसके में उसके सारे संघर्ष पिरोए जाते हैं, संघर्षों की उसकी लड़ी लगती है, वो धागा लगभग एक जैसा होता है। और यह धागा संवेदना का होता है, आत्मीयता का होता है। यही कारण है कि मंजुल भगत जी के जब उपन्यासों को मैं देख रही थी तो उनकी जो आत्मीयता अनारों के साथ है। और आप देखिए कि अनारों के लिए मंजुल जी इस बात को स्वीकार करती हैं। मंजुल जी कहती हैं कि अनारों के साथ वे स्वयं को आइडेंटिफाई करती हैं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है उनकी अनारों के साथ, वो जब मैं बाकी उनके उपन्यास पढ़ रही थी, और खास करके मैं शुरुआती उपन्यासों की बात करूं जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो ये जो उपन्यास है टूटा हुआ इंद्रधनुष, इसकी जो नायिका है, इसकी जो प्रमुख स्त्री पात्र है शोभना, वही आत्मीयता, वही आइडेंटिफिकेशन शोभना के साथ भी है।
और जब हम लेडीज क्लब की बात करते हैं तो ये जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रायः सारे पात्र लेडीज हैं, तो सारी स्त्री पात्र ही है इसमें, और 7-8 स्त्री पात्र हैं, और वो सबके साथ उनकी जो संवेदना है, उनकी जो आत्मीयता है, वो सबके साथ वही आत्मीय संवेदना की गहरी छुअन हम देख पाते हैं। और उनके उपन्यासों का हर स्त्री पात्र उनकी इसी आत्मीय छुअन से साकार हुई है। इतना ही नहीं, आप मैंने जब मुझे अर्पण जी ने ये आदेश किया कि आप मंजुल भगत जी के उपन्यासों पर बात करिए, तो मैंने उनकी कहानियां भी पढ़ी और उनके उपन्यास भी पढ़े। तो कहानियों का जो संसार है मंजुल जी का, वो और भी वैविध्यपूर्ण है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे कथानक हैं, अनछुए ऐसे बहुत सारे कथानक हैं। लेकिन एक बात तय थी कि वहाँ भी अगर हम अधिकांश कहानियों की बात करें तो अधिकांश कहानियों में जो केंद्र पात्र है या केंद्रीय पात्र है वो स्त्री पात्र ही है, और उसी के इर्द गिर्द ये सारी कहानियां बुनी गई हैं। और एक और अद्भुत बात जो तुरंत ध्यान खींचती है कि ये सारे पात्र आर्टिफिशियल नहीं लगते, ये गढ़े हुए नहीं लगते, इनको कहीं बैठ करके किसी सांचे में ढाल करके बनाया गया है ऐसा नहीं लगता। ये सारे के सारे पात्र उनके अपने परिवेश से ही निकल करके आते हैं, जिन्हें वे अपने आत्मीय स्पर्श से एक नई दीप्ति देती हैं, एक नई चमक, एक नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। आज हम जिन 2 उपन्यासों पर बात करेंगे, मैं अपनी बातें उन पर केंद्रित करूं, और वे 2 उपन्यास हैं टूटा हुआ इंद्रधनुष और लेडीज क्लब। ये दोनों ही उपन्यास 1976 में 1970 sorry. ये दोनों ही उपन्यास 1976 में प्रकाशित हुए, और क्रमानुसार हम अगर देखें तो टूटा हुआ इंद्रधनुष पहले प्रकाशित हुआ और उसके बाद लेडीज क्लब प्रकाशित हुआ। मंजुल भगत जी ने जितने भी उपन्यास लिखे, हमने अभी बात की कि वे सब लघु उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। और इस बात को जब मैं कमल किशोर गोयनका जी की किताब पढ़ रही थी तो उसकी भूमिका में बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा है, इन पर बातें की हैं उन्होंने, और वहाँ इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इनके उपन्यासों को लेकर के ये एक लंबी कहानी है या लघु उपन्यास है, इसकी चर्चा भी होती रही है। तो ये जो लंबी कहानी और लघु उपन्यास के बीच आवागमन या उसके जो भ्रम उत्पन्न करने वाली चीज है, ये लेकिन मुझे बड़ा आकृष्ट कर रही थी। ये बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक कथा को इस ढंग से बुन करके कि वो लंबी कहानी की सीमा का अतिक्रमण करती है, उसको पार करती है, लांघ जाती है और उपन्यास के क्षेत्र में प्रवेश करती है। टूटा हुआ इंद्रधनुष लगभग 22-23 पृष्ठों का एक लघु उपन्यास है, और लेडीज क्लब भी 23-24 पृष्ठों का उपन्यास है। यानी कि अगर दोनों उपन्यासों की हम बात करें तो ये दोनों उपन्यास ही 50 पृष्ठों के आसपास के उपन्यास हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगी टूटा हुआ इंद्रधनुष। इसकी कथा देखते हैं। कथानक पर जब बात करते हैं तो कथानक बड़ा सामान्य सा है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये कथानक कोई ऐसा अद्भुत कथानक नहीं है कि जो हमारी इमेजिनेशन से, हमारी कल्पना से बहुत दूर की चीज। इसका जो प्रमुख पात्र है वो प्रभात है, पुरुष पात्र है, और स्त्री पात्र जो है शोभना है। शोभना एक कल्पनाशील युवती है, लड़की है, और उसकी शादी हो जाती है प्रभात से। लेकिन उसकी एक अद्भुत इच्छा है कि वो प्रेम और विवाह इन दोनों को बड़े अलग अलग दृष्टि से देखती है। उसका ये मानना है
कि विवाह करके जिससे हम प्रेम करते हैं, यदि उसी से हम विवाह कर लेते हैं तो प्रेम नष्ट हो जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है, प्रेम फिर जीता नहीं है। और वो प्रेम करती है मनीष से। तो शोभना उसकी शादी होती है प्रभात से, वो प्रेम करती है मनीष से, और मनीष इसके बिल्कुल विपरीत सोचता है। उसका ये मानना है कि प्रेम की जो परिणति है, प्रेम सफल तभी होता है जब वो विवाह की परिणति तक पहुंचे। और वो बार बार शोभना से इस बात के लिए अनुरोध भी करता है, रिक्वेस्ट भी करता है कि जब वो उससे प्रेम करती है तो वो उससे विवाह क्यों नहीं करती। लेकिन उस समय शोभना का यही कहना रहता है कि तब ये जो आज हमारे तुम्हारे बीच है, क्योंकि एक जगह वो कहती है कि सब कुछ ले लेने के बाद भी प्रभात जो उसका पति है वो उसका सब कुछ लेता है, समय लेता है, उसके साथ उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके साथ उसका बच्चा है, उसके साथ उसके अपने संबंध हैं, सभी स्तरों के संबंध हैं। तो सब कुछ ले लेने के बाद भी जो एक स्त्री के हृदय में या उसके हृदय में, उसके मन में बच जाता है, जो रह जाता है, वही चीज वो मनीष के साथ शेयर करती है या साझा करती है। तो मनीष से वो प्रेम करती है, लेकिन वो विवाह मनीष से नहीं करना चाहती। वो चाहती ही नहीं है कि वो उससे विवाह करे, लेकिन प्रेम वो हमेशा विवाह के बाद भी वो प्रभात से विवाह करती है। विवाह करने के बाद उसका सुखमय जीवन है। सुखमय जीवन इसलिए है कि प्रभात बहुत ही सुलझा हुआ, ग्रंथ विहीन, कुंठा मुक्त, बहुत सरल व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शोभना स्वयं इस बात को स्वीकार करती है कि प्रभात के रहते हुए, प्रभात के साथ रह करके वो कभी भी किसी भी चिंता से भारग्रस्त नहीं होती। प्रभात का जो अस्तित्व है उसके जीवन में, प्रभात जब उसके जीवन में है तो उसे लगता है कि वो सभी चिंताओं से मुक्त है। और प्रभात की सज्जनता, प्रभात का जो व्यक्तित्व है, अद्भुत व्यक्तित्व है। मंजुल जी ने प्रभात के रूप में, मैं इस पर आऊंगी, बात करूंगी, कि एक अद्भुत व्यक्ति का सृजन किया है। तो वो जो अद्भुत व्यक्ति प्रभात है, उसकी सज्जनता की शोभना को इतना ज्यादा उस पर विश्वास है कि वो ये मानती है, जानती है और अपने हृदय से ये विश्वास करती है कि प्रभात कभी भी उसके अंतर्मन में और उसके अंतरंग पगडंडियों पर, उसके जीवन की जो अंतरंग पगडंडियां हैं, उनमें वो बिल्कुल अनाधिकार प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये जो सामान्य सी एक बात होती है हमारे, हम भारतीय जो स्त्रियां हैं, हम बहुत अच्छी तरह हम लोग इस बात को जानते हैं भारतीय समाज में कि स्त्री जो है वो पति के लिए बिल्कुल उसकी अपनी, जिसको कहते हैं, मिल्कियत हो जाती है। कि उसका कुछ भी, वो ये अगर कह दे कि उसको एक स्पेस चाहिए या ये चीज वो शेयर नहीं करना चाहती पति से अपने, तो ये तो बहुत गजब की बात है। मतलब ये हो ही नहीं सकता। वो पति है तो उसको सब कुछ, स्त्री के अंतर्मन, बाह्य जगत, उसके सारी दुनिया को उसको जानने का स्वमेव अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये जो मानसिकता हमारी भारतीय मानसिकता है, उसमें ये एक ऐसा पति है प्रभात जो कह रहा है, जिसको ये बिल्कुल, जिसके लिए उसकी पत्नी आश्वस्त है कि वो उनके अंतरंग पगडंडियों पर, उनके अंतर्मन की यात्रा, या वो क्या सोच रही है, क्या चाहती है, कैसे क्या करना चाहती, उसके अंतर, उसका जो जगत है, वहां पर प्रभात तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक वो नहीं चाहेगी। तो जिसको आजकल हम आज की भाषा में स्पेस कहते हैं, कि हर व्यक्ति एक स्पेस चाहता है। और हम ये भी बातें करते हैं, हम लोग अक्सर जब संबंधों की बात करते हैं, जब हम एक रिश्ते की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि रिश्तों में, और वो पति पत्नी के रिश्ते हों या कोई भी रिश्ता हो, अगर रिश्तों में हम स्पेस नहीं रखते तो रिश्तों का दम घुट जाता है। तो वो जो ऊब वाली बात है, वो मुझे लगता है कि शोभना जिस तरीके से सोच रही थी,
और प्रभात जैसा जो पति उसको मिला है, तो ये एक अद्भुत बात है, क्योंकि वो इससे विश्वस्त हो गई है, बिल्कुल आश्वस्त है कि प्रभात के रहते उसका जो वैवाहिक जीवन है, उसका एक बच्चा भी है, टुन्नू जिसका नाम है, जिसको बाद में हम चल करके अरुण के रूप में देखते हैं। तो वो बिल्कुल आश्वस्त है, और ये प्रभात इस तरह उसको जिसको कहते हैं ना सेफ गार्ड करना, वो चारों तरफ से वो एक छत्र छाया में है, प्रभात की छत्र छाया में है प्रभात। और एक अद्भुत बात इसमें मंजुल जी कहती हैं कि प्रभात को घरेलू जो काम है उसमें भी बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंट नहीं है। वो हर काम के लिए शोभना को कहता रहे, बोलता रहे कि तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। यानी कि जो एक भारतीय पति की जो एक मानसिकता होती है, या भारतीय पति का जो चरित्र अभी तक हम अपने साहित्य में पढ़ते आए हैं या देखते आए हैं हम, तो वैसा चरित्र ये बिल्कुल नहीं है। ये एक अद्भुत चरित्र है, और इतना सुंदर चरित्र है। मुझे लगता है कि अपने शुरुआती दौर में जब उपन्यास का लेखन मंजुल जी शुरू कर रही हैं, और एक ऐसे अद्भुत चरित्र को वो हमारे सामने लाती हैं कि जिसके कारण ये उपन्यास खास हो जाता है, विशेष हो जाता है। तो खैर, कथा आगे बढ़ती है, और ऐसा परिवेश गठित होता है, एक समय ऐसा आता है कि शोभना, प्रभात और मनीष, ये तीनों मिलते हैं। मनीष आकर के, ये दिल्ली में रहती हैं और मनीष लखनऊ में रह रहा है। तो मनीष दिल्ली में आता है, तो उनसे मुलाकात होती है, और फिर जब मनीष शोभना से मिलता है तो शोभना उसको अपने घर ले जाती है। तो वो पूछता है कि घर में कौन होगा, तो वो कल्पना करता है कि घर में कोई नहीं होगा। अभी शोभना कहेगी घर में कोई नहीं है, लेकिन शोभना कहती है कि घर में उसका पति है, उसके बच्चे हैं। और जब वो मनीष आता है मिलने, तो प्रभात इतना वेलकमिंग है, इतने सरल और सहज ढंग से शोभना बताती है कि वो उसके साथ पढ़ता था, उसका दोस्त है। तो वो इतनी सरलता से प्रभात उससे मिलता है कि मनीष परेशान हो जाता है। और यहाँ पर एक अद्भुत, मंजुल जी एक अद्भुत पंक्ति कहती हैं। अगर मैं सारी चीजें कोट करती तो बहुत लंबा ये व्याख्यान होता, तो उतना कोट करना यहाँ संभव नहीं है। लेकिन एक एक पंक्ति, जिस तरह से वो रेशा रेशा जैसे स्वेटर उधेड़ा जाता है, तो एक एक लाइन फंदे की पूरी खुलती जाती है, वैसे वैसे चरित्र का जो वर्णन है, चरित्र चित्रण जो इसमें है, वो अद्भुत है। तो मनीष कहता है कि आखिर वो इतना परेशान क्यों हो रहा है। जब वो प्रभात से मिलने गया है, प्रभात बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन मनीष परेशान हो रहा है। और फिर मनीष के अंदर ये जो चुभन थी कि शोभना ने उससे विवाह क्यों नहीं किया, ये अभी भी है। लेकिन शोभना उससे प्रेम कर रही है, और वो अभी भी प्रेम कर रही है। तो इस स्थिति में एक समय ऐसा आता है कि शोभना मनीष शोभना के घर रहता है, और प्रभात को अपने कार्य से कहीं जाना पड़ता है, और वो 8 दिनों तक बाहर रहते हैं। तो उन 8 दिनों में मनीष लगातार शोभना के घर आते हैं, और वहीं एक हीट ऑफ मोमेंट जिसको कहते हैं, क्योंकि केवल ये हीट ऑफ मोमेंट की बात तो नहीं ही होगी, क्योंकि मनीष शुरू से जब भी वो शोभना को देखता है, जब भी, क्योंकि हम एक जगह देखते हैं कि प्रकृति दोनों देख रहे हैं, और जब वही प्रकृति मनीष देखता है, तो उसको उसमें उसके पृष्ठभूमि में भी शोभना का शरीर दिखाई देता है। लेकिन जब वही पृष्ठभूमि, वही प्राकृतिक सौंदर्य शोभना निहार रही है, तो वो एक उदात्त मन से, और उस दृश्य को चूंकि मनीष और वो एक साथ देख रहे हैं, तो वो उसको बड़े कंप्लीट रूप में देख रही है। तो उसकी दृष्टि बिल्कुल अलग है, और मनीष की दृष्टि बिल्कुल अलग है। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं कि उनका आपस में संबंध स्थापित होता है। और फिर उसके बाद जब उनका शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है, उसके बाद
मनीष का बिल्कुल जैसे वो जितना ही उतावला होता था शोभना को देख करके, उसके साथ रहने, उससे विवाह करने, उसके सब कुछ उसके जो आकर्षण की अनुभूति उसके मन में होती थी, वो जैसे लगा कि किसी ने उफनते दूध पर बौछार मार दी हो या ठंडे पानी का छींटा डाल दिया, वो शांत हो जाता है। बिल्कुल। अब कथा ये आगे चलती है कि मनीष की भी शादी हो जाती है और मनीष की काफी दिन बीच में बीत जाते हैं, कथा घूमते हुए निकलती है आगे। मनीष की शादी हो जाती है, अर्चना नाम है उसकी पत्नी का, और उस शादी में प्रभात और शोभना ये लोग भी जाते हैं। और शोभना और वो जब उनकी शादी में गए रहते हैं तो ये सारे लोग एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं, चारों लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये घटना जो मनीष और शोभना के 7-8 दिन एक साथ रहने वाली है, ये घटना बाद में घटित होती है, मनीष की शादी के बाद। और फिर हम देखते हैं कि कथा में एक ऐसा मोड़ आता है कि शोभना मनीष के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। और जब प्रभात लौट करके आता है तो वो बड़ी संकुचित हो जाती है कि प्रभात को किस तरह वो पहले ये सोचती है कि डॉक्टर को दिखाए और अगर एबॉर्शन संभव है तो वो एबॉर्शन करवा ले, लेकिन डॉक्टर उसको डांट देते हैं कि एबॉर्शन नहीं करवाना है। और वो प्रभात आते हैं और प्रभात ये अद्भुत चरित्र है। मैं तो कहती हूँ कि आज तक घर परिवार को टूटने से जोड़ने का जो कार्य या इसका जो उत्तरदायित्व समाज ने स्त्रियों पर दिया था कि यदि पति कहीं भटकता है, पति कहीं दिशा भ्रमित होता है, पति कहीं इधर उधर चला भी जाता है, तो पत्नियां अपने धैर्य से, अपने संयम से अपने घर परिवार को बचाने की कोशिश करती हैं या बचाती हैं। तो ये जो पारंपरिक एक सोच है या पारंपरिक एक हमारी समझ है, इसको एक अद्भुत और बड़े ही सुंदर तरीके से मंजुल भगत जी ने अपनी इस उपन्यास में तोड़ा है। और यहाँ जो परिवार बच रहा है, जो घर बच रहा है, वो एक पुरुष बचा रहा है, और ये है प्रभात। प्रभात इतना उदार है, उसका हृदय इतना उदार है, और वो इतना जबकि वो समर्थ है, हर चीज में वो समर्थ है, वो सब कुछ कर रहा है, घर परिवार सब कुछ कर रहा है, देख रहा है, संभाल रहा है। और जब इस मौके पर आ करके न केवल वो इसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि माफी और इसकी कोई बात ही नहीं होती है, वो इतने सहज रूप में उसको ग्रहण करता है कि ये उसकी पत्नी है, तो उसकी अगर कोई वो उसको कभी ये फील ही नहीं होने देता कि तुमने कुछ बहुत अपराधजनक या बहुत गलत कार्य कर दिया है, ऐसा कुछ फील नहीं करवाता। जबकि शोभना अब इस तरह की चीजें फील करने लगी है, उसको ये कष्ट होता है कि ये एक अनावश्यक या एक बहुत गलत ढंग से वो प्रभात पर ये जिम्मेदारी डाल रही है। लेकिन प्रभात जितने उदार हृदय से और जितने खुले मन से इन सारी चीजों को स्वीकार करता है, मैं दंग रह गई थी इस चरित्र को पढ़ करके कि जीवन के प्रति स्वीकार का इतना सुंदर रवैया कि जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, क्योंकि सारे जीवन हमारे अनुसार नहीं चलता, जीवन को हम जैसा चलाते हैं वैसा ही नहीं चलता। कई बार ऐसी अवांछित, अनएक्सपेक्टेड और इस तरह की चीजें घटित हो जाती हैं, और उन्हीं क्षणों में वे जो कमजोर क्षण होते हैं या इस तरह की जो इस तरह का जो क्षण कभी कभी हमारे जीवन में आ जाता है, उसी में हमारा सारा किया धरा, सारा सब कुछ बनाया, सब कुछ टूट जाता है, भग्न हो जाता है। लेकिन उन्हीं कमजोर क्षणों को जितनी संवेदनशीलता से, जितनी उदात्तता से और जितने प्यार से, जितने स्नेह से प्रभात स्वीकार करता है, ये एक अद्भुत चरित्र है। मैं कहूँगी कि प्रभात जैसा चरित्र मंजुल भगत ने गठित करके ये जो एक परंपरा है कि घर परिवार सबको जोड़ने का कार्य केवल स्त्रियां ही करती हैं, इसको बिल्कुल
निरस्त कर दिया है, और बहुत ही सुंदर तरीके से, क्योंकि ये यहाँ तक जो पत्नी यहाँ तक गई है कि वो किसी अपने प्रेमी के बच्चे की माँ बन रही है, और उसका नाम भी पिता का नाम प्रभात का नाम ही दिया जा रहा है। तो ये एक अद्भुत चरित्र है यहाँ पर। इसके बाद कथा और आगे बढ़ती है, तो अर्चना भी प्रेग्नेंट रहती है, लेकिन उसके बच्चे नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश। और फिर हम देखते हैं कि जब इनकी बेटी होती है शोभना की, और उसका नामकरण भी प्रभात करते हैं और उसका नाम रखते हैं संध्या। तो अर्चना, एक समय ऐसा आता है कथा में कि अर्चना जब निराश हो जाती है कि उसके बच्चे नहीं होंगे, और मनीष भी बहुत हताश हो जाता है। फिर इसके बाद मनीष और अर्चना बिल्कुल मनीष और शोभना बिल्कुल अलग 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 हो गए हैं। फिर दोनों, न इनके घर ये आते हैं, न उनके घर वो लखनऊ में है, ये दिल्ली में है, और कोई आना जाना नहीं है, बहुत दूर दूर रह रहे हैं। तो उस समय अर्चना एक बार आती है और शोभना से ये आग्रह करती है कि वो अगर संध्या को उसको दे दे तो वो बिल्कुल माँ के प्यार के साथ, ममता के साथ वो उसका पालन पोषण करेगी। तो निश्चित है इसके मूल में कहीं ना कहीं उसकी ये समझ जरूर थी कि संध्या मनीष की बेटी है, और मनीष का जीवन सुखमय हो जाएगा। मनीष जो बहुत निराश है, हताश है, वो बड़ा सुखमय उसका जीवन बीतेगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि शोभना उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मैं इसके लिए अपनी बेटी को नहीं दे सकती। और क्या मनीष को ही सेटिस्फाइड करना या मनीष को ही प्रसन्न करना किसी भी तरीके से यही एक मकसद नहीं है, यही एक उद्देश्य नहीं है। फिर अर्चना चली जाती है, और फिर एक दिन अचानक एक मोड़ आता है इस कथा में कि शोभना अपनी बालकनी से खड़ी हुई है, देख रही है, बाहर के दृश्य देख रही है, और अचानक नीचे गली में एक ट्रक आकर के रुकता है, और उसमें से सारे सामान घर के जैसे शिफ्टिंग होती है घर की, उस तरह सारे सामान उतरते हैं, और फिर अर्चना और मनीष भी उतरता है। तो अब अर्चना और मनीष आकर के बिल्कुल शोभना के घर के सामने रह रहे हैं, पड़ोस में रह रहे हैं, वो उनके पड़ोसी हो गए। तो ये जब मनीष और अर्चना को शोभना देखती है तो उसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग संध्या को फिर से इस तरह, वो एक असुरक्षित भावना उसके मन में, एक असुरक्षा की भावना आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि कहानी में बड़ी ही मृदुता के साथ, बड़ी ही कोमलता के साथ संध्या जो छोटी सी बच्ची है वो मनीष के घर में आना जाना उसका शुरू हो जाता है। अर्चना भी आती है इनके घर में। केवल मनीष शोभना के घर नहीं आते, न शोभना मनीष के घर जाती है। अर्चना आती है इनके घर, प्रभात उनके घर जाते हैं, संध्या उनके घर जाती है, और धीरे धीरे संध्या का खाना पीना, और अब तो धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि वहां पर वो रात रुकने भी लगी है। यानी कि एक दिन वो बच्ची आके अपने घर में बताती है अपनी माँ से कि मम्मी, आंटी के घर में मेरा एक अलग रूम है, तो उसके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था भी हो गई। यानी कि उसके पैरेलल, समानांतर उसके दो घर हैं। एक मम्मी पापा उसके इस घर में है, एक मम्मी पापा उस घर में है, वहां भी उसका सब कुछ है, आधे सामान उसके वहां रहते हैं, आधे सामान इसके यहाँ रहते हैं, तो उसके लिए वो दोनों घर हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि संध्या बड़ी होती है और वो किसी अनुराग नामक व्यक्ति से प्रेम करती है। समय बहुत तेजी से भागता है। तो जब वो अनुराग नामक व्यक्ति से प्रेम करती है तो इस बात की सूचना मनीष को पहले चलती है, और एक दिन शोभना देखती है कि मनीष उसके पास आया हुआ है और यही बात करने आया है कि शोभना जिससे प्रेम करती है हम उसका विवाह उससे करवा दें। तो उसका विवाह हो जाता है। अनुराग को लोग बुलाते हैं घर में, अनुराग आता है, विवाह हो जाता है उनका, और संध्या विवाह करके कलकत्ता आ जाती है। और फिर अरुण भी बड़ा हो गया है। अरुण पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाता है, विदेश जाता है, और फिर धीरे धीरे बच्चों के इर्द गिर्द जो इनकी दुनिया थी
बच्चों के इर्द गिर्द या उसी के आसपास जो इनकी अपनी समस्याएं, अपनी समझ, जिस तरह भी ये चल रहे थे, अब प्रभात और शोभना, इनके बीच भी एक उदासी सी पसर जाती है। प्रभात अपने काम में है, शोभना दिन भर गुमसुम अपने घर में है, और वो कभी फोन लगाती रहती है संध्या को, कभी अरुण को, बस उसका समय ऐसे ही बीतता है। और उधर मनीष और अर्चना का भी यही हाल है। मनीष और अर्चना मनीष अर्चना आकर के अंत में ये बताती है कथा में कि मनीष खुद में सिमटते जा रहे हैं, बिल्कुल कोई सोशल उनका कोई वो नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, हंसना नहीं है, एक उदास अकेलापन इन लोगों को अलग अलग उसमें घेर लेता है। मनीष भी उसकी गिरफ्त में है, अर्चना भी उसकी गिरफ्त में है, शोभना भी उसकी गिरफ्त में है, और प्रभात भी उसकी गिरफ्त में है। फिर एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत मोड़ आता है इस कहानी में। तो वो आज ये बड़े हर्ष का दिन है, और उस कहानी में भी रक्षाबंधन का दिन आता है। जब ये टूटा हुआ इंद्रधनुष, इसकी कथा जब अपने समाप्ति के चरण पर चलती है, तो रक्षाबंधन का दिन है, और प्रभात ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, अपना ब्रीफकेस लेकर के वो निकलने को होते हैं। तब तक देखते हैं कि सामने से अर्चना आ गई है। तो अर्चना आती है तो वो उससे पूछते हैं, तो कहती है कि, और वो प्रभात उसको अर्चना जी कहते हैं, और मनीष को केवल मनीष कहते हैं। तो वो कहती है कि अच्छा, मनीष को केवल मनीष और मुझे अर्चना जी। तो ये कहने के बाद अर्चना अपने बैग से एक राखी निकालती है, और उसकी प्रभात की कलाई पर बांधती है। और बांध करते जब वो कलाई पर बड़ी सौम्यता से, बड़ी मृदुता से जब उनकी कलाई पर वो राखी बांधती है, तो प्रभात कहते हैं कि अच्छा, पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी रक्षा किससे करनी। तो उस समय अर्चना कहती है कि अकेलेपन से। और ये अकेलेपन से, ये एक एक वर्ड, एक एक अक्षर तोड़ तोड़ करके कहती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि, क्योंकि फिर वो ये भी कहती है, क्योंकि आपसे बढ़ करके, प्रभात से बढ़ करके अर्चना कह रही है, क्योंकि आपसे बढ़ करके कोई दूसरा ये नहीं समझ सकता कि मेरा सुख क्या है, मेरा दुख क्या है। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसमें प्रभात, मनीष और शोभना, ये चारों लोग फिर इकट्ठे होते हैं। और इकट्ठे कैसे कैसे होते हैं कि उसी समय एक चिट्ठी आती है, तार आता है, और उसमें अरुण का रहता है, और उसमें ये लिखा रहता है कि अरुण ने वहाँ पर किसी लड़की को पसंद करके विवाह कर लिए हैं, अपने आप उन्होंने शादी कर ली है। तो ये एक प्रभात यहाँ कहते हैं कि इंद्रधनुष तो टूटने के लिए ही बनते हैं। तो ये सारी जो यहाँ पर माँ बाप की कल्पनाएं रही होंगी कि बेटे का ब्याह करेंगे, जो एक आम भारतीय परिवार में होता है। लेकिन बेटा जब 7 समंदर पार गया है, विदेश गया है, तो वो अपने माँ बाप की स्थितियाँ इनके लिए नहीं सोचता है, और वो वहाँ पर अपने मनपसंद किसी लड़की से शादी करता है, और इनसे आशीर्वाद मांगता है। तो ये आशीर्वाद देते हैं, और प्रभात वहाँ कहते हैं कि बच्चे अब अपने जीवन में मस्त हैं, तो हम चारों की क्यों न फिर से 4 चौकड़ी जमी। और फिर धीरे धीरे सब, जैसे कछुआ अपनी खोल से बाहर निकलता है, धीरे धीरे चीजें सहज हो जाती हैं, और ये चारों फिर से एक खुशनुमा जीवन जीना शुरू करते हैं। तो यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। मुझे लगा कि ये मंजुल भगत जी का जो पहला उपन्यास है, तो अपने कथानक के रूप में अगर ये प्रेमी विवाहितर जो प्रेम है, या इन सारी चीज़ों को अगर हम कथानक, एक सामान्य कथानक के रूप में देख भी लें, तो इसका ट्रीटमेंट जो मंजुल भगत जी करती हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से करती हैं। और इस कथा की तो प्रभात जैसा चरित्र हमारे सामने ले आना, ये अपने आप में एक अद्भुत बात है, जो इस उपन्यास के माध्यम से मैं जरूर इस बात को कहना चाहूँगी कि एक अद्भुत चरित्र है जो मंजुल भगत जी ने दिया है। और जीवन के प्रति जो स्वीकार का दृष्टिकोण है, ये भी अद्भुत है इस उपन्यास में। अब मैं बात करूंगी उनके दूसरे उपन्यास लेडीज क्लब के बारे में।
लेडीज क्लब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये इसमें एक क्लब है। क्लब मतलब 4 5 6 7 स्त्रियां हैं। श्रीमती गंडेविया हैं, श्रीमती जैन है, श्रीमती पुरी हैं, श्रीमती खंडेलवाल हैं, श्रीमती कौल हैं, श्रीमती गुप्ता हैं, श्रीमती अग्रवाल हैं। और ये सारी स्त्रियां कोई भी निम्न वर्गीय स्त्रियां नहीं हैं। ये सभी इसमें अगर श्रीमती गुप्ता को ही हम देखें तो वो थोड़ा सा मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग हम कह सकते हैं, नहीं तो मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग यहाँ से हैं, बाकी सारी उच्च वर्गीय स्त्रियां हैं। तो उनके जो संघर्ष हैं, उनकी जो अपनी समस्याएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो अनारों की समस्या इनकी समस्या नहीं है। ये अनारों की तरह संघर्ष नहीं करती, लेकिन इनके जीवन में भी संघर्ष है। और ये जो संघर्ष है ये बिल्कुल अद्भुत है। इन स्त्रियों को हम कह सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ये खाई पी या घाई स्त्रियां हैं और समय काटना या समय बिताना इनके लिए एक समस्या हो जाती है। लेकिन वो समय काटना, समय बिताना ये महज इतना छोटा सा इतने छोटे छोटे हम रूप में इनकी समस्याओं को नहीं देख सकते। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो उपन्यास है इसमें 5 मीटिंग होती है और उन्हीं 5 मीटिंग में पूरी कथा खुल करके हमारे सामने आती है। पहली मीटिंग जहाँ से उपन्यास की शुरुआत हो रही है, पहली मीटिंग होती है श्रीमती गंडेविया के घर में। और उनका चरित्र जो दिखाया जा रहा है उपन्यास में कि उनके पति पत्नी के बीच संबंधों की जो गर्माहट होती है वो बिल्कुल नदारद है। उनके बीच में बड़ी उदासीनता है। उनका जो संबंध है वो केवल नाम का है। वो पति पत्नी केवल नाम के हैं। और जो मिस्टर गंडेविया की जो सामाजिक हैसियत है, उस हैसियत का उपभोग करने के लिए मिसेस गंडेविया जो हैं वो उस रिश्ते से बाहर भी नहीं निकलना चाहती, जबकि उनका संबंध किसी और व्यक्ति से है। श्रीमती जैन वहां पर आती हैं। इनके बच्चे नहीं हैं और चूंकि इनके बच्चे नहीं हैं तो मीटिंग में बात बात में कई बार उनको इस बात के लिए कटाक्ष किया जाता है। जैसे हम देखते हैं श्रीमती पुरी जो हैं उनके 3 बच्चे हैं। तो श्रीमती जैन जब भी वो फूल सजाने का काम करती हैं और चित्र भी बनाती हैं, पेंटिंग्स करती हैं, उनके अपने इस तरह के शौक हैं। और शौक के साथ साथ वे अपने समय को व्यतीत करने के लिए इस तरह का एक शगल लेती हैं। तो श्रीमती जैन जो हैं उनके बच्चे नहीं हैं। इस बात को लेकर के श्रीमती पुरी जो हैं वो कई बार उनको ताने मारती हैं। फिर श्रीमती खंडेलवाल हैं। श्रीमती खंडेलवाल जो हैं इनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा है। ये बहुत सारे कामों में व्यस्त हैं और बहुत सारे कामों में व्यस्त होने के कारण अपने घर से बिल्कुल उदासीन है। घर में समय नहीं दे पाती हैं। इनकी एक लड़की है जिसका नाम है बबली। तो ये इनका हर समय ये घर से बाहर ही रहती हैं, घर में इनका समय नहीं बीतता है। श्रीमती कौल हैं जो डिप्रेशन की शिकार हैं। मिस्टर कौल जो हैं इसमें आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे इसको कि मिस्टर कौल के कारण लोग श्रीमती कौल को अपनी इस मीटिंग में बुलाते हैं, क्योंकि मिस्टर कौल का जो व्यक्तित्व है वो मोहक व्यक्तित्व है, वो सम्मोहक है कि स्त्रियां उनके इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। और वे बाद में उनका जब चरित्र उनका व्यक्तित्व मंजुल जी दिखाती हैं तो दिखाती हैं कि वो प्यार उत्पन्न करना जानते हैं, प्यार निभाना नहीं जानते हैं। वो जगा सकते हैं, प्यार जगा सकते हैं, लेकिन प्यार निभा नहीं सकते हैं। तो मिस्टर कौल के कारण लोग मिसेस कौल को बुलाते हैं। वे डिप्रेशन की शिकार हैं। और डिप्रेशन की शिकार वो क्यों हैं? क्योंकि पति उनसे बिल्कुल उदासीन है, पति उन पर ध्यान नहीं देता। वो जिसको कहते हैं ना कि स्नेह, प्रेम, ममता, सम्मान, प्यार, ये सारी चीजें अगर हमें नहीं मिले जीवन में तो हमारा जो आंतरिक सौंदर्य है
वो बिल्कुल निस्तेज हो जाता है और ये जो चेहरे की जो चमक है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। तो श्रीमती कौल का भी वही हाल है, वो बिल्कुल निस्तेज हैं, उनकी डिप्रेशन के शिकार हैं और उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं है। श्रीमती गुप्ता हैं, वो थोड़ी सी स्थूल शरीर वाली हैं, मोटी हैं, और श्रीमती अग्रवाल हैं जो श्रीमती गुप्ता के साथ ही इस मीटिंग में आई हुई हैं और ये पहली मीटिंग है जो श्रीमती गंडेविया के यहाँ पे आयोजित की गई है। तो यहाँ इस मीटिंग में हम देख रहे हैं कि ये जो क्लब बैठा है इसमें बहुत ही फैंसी चीजें हैं, खाने की, सजावट की, और सब कुछ दिखावा कि हमारे पास क्या है, कितना कुछ है और हम कितनी सारी चीजें खाने के लिए, वो भले ही ना हो लेकिन उनको प्रस्तुत करना है, उनको प्रेजेंट करना है, उनको दिखाना है, और ये सारी चीजें हमारे स्टेटस के लिए हैं। हमारा एक जो सामाजिक हमारी जो हैसियत है इसी से समझी जा रही है। वहां आप देखेंगे कि सबके हाथों में पर्स हैं और स्नेक लेदर का भी पर्स है, और जिसके लिए श्रीमती कौल कह भी देती हैं कि ये स्नेक लेदर स्नेक पर ज्यादा शोभित होता अगर वो उसके ऊपर होता। तो सारे लोग अपनी साड़ी का, अपने गहनों का और इसका सबका दिखावा कर रहे हैं। घर में भी जो चीजें हैं सब कुछ दिखावे के लिए हैं। और श्रीमती गंडेविया और श्रीमती पुरी, जिनको लोग अंतरंग सहेलियां कहते हैं, वे भी एक दूसरे की टांग खींचने से बाज नहीं आती इसमें। तो इतनी ज्यादा जो दिखाने की प्रवृत्ति है, इतनी ज्यादा जो अपने सामाजिक स्तर को इस रूप में तौलने की जो प्रवृत्ति है, जांचने की जो प्रवृत्ति है, इसका इस पहली मीटिंग में पूरी तरह से खुलासा करती हैं मंजुल जी। और श्रीमती गंडेविया जब हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से नौकरों पर ही आश्रित हैं, साज सिंगार, घर का रख रखाव सब कुछ वैसा ही है। उसके बाद इसमें एक चीज दिखाई देती है कि श्रीमती कौल बहुत थक गई हैं और वो दवा खाती हैं। उनके डॉक्टर देव हैं जो उनकी दवाई करते हैं, और वो जब दवा खाती हैं, डिप्रेशन की दवा खाती हैं, और वहीं उनके घर में सोफे पर सो जाती हैं। और फिर श्रीमती गंडेविया नाक बहुत सिकोड़ने लगती हैं कि अब इनको कौन घर पहुंचाएगा। तो उस समय जब मिस्टर गंडेविया आते हैं और वे बैठते हैं और वो सोई हुई श्रीमती कौल के चेहरे को देखते हैं, तो नींद के बावजूद उनके चेहरे पर जो विषाद है, फिर वो उन उठ जाती हैं, फिर उनको उठाते हैं और उनको छोड़ने ले जाते हैं। और बातचीत में फिर डॉक्टर देव की बात होती है, और डॉक्टर देव श्री जो मिस्टर गंडेविया हैं इनके भी परिचित हैं, ये भी उनकी दवा लेते हैं। तो कालांतर में हम देखते हैं कि ये श्रीमती कौल और मिस्टर गंडेविया एक साथ हो जाते हैं। श्रीमती जैन बच्चे अनाथ आश्रम से बच्चे ले आती हैं। श्रीमती पुरी ये जो कटाक्ष बार बार कर रही थी, इनकी स्थिति सबसे खराब होती है। और श्रीमती खंडेलवाल, जिनका सामाजिक दायरा बहुत अधिक था, उनकी एक बेटी रहती है और उस बेटी से वे इतनी ज्यादा निरपेक्ष हैं, उनको कोई केयर नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि उनकी बेटी घर में है, उसको क्या जरूरत है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने बच्चों को अगर अपना समय नहीं देते, हम सारी शानो शौकत ला करके दें, सारी सुविधाएं ला करके दें, लेकिन यदि हम अपना समय उनको न दें तो बच्चों का विकास, जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो जब श्रीमती खंडेलवाल के यहाँ हम देखते हैं मीटिंग होती है, तो बबली का जो व्यवहार है उसको लेकर के, और श्रीमती खंडेलवाल उनके घर में मीटिंग है लेकिन वो खुद वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बाहर व्यस्त हैं, और जब वो आती हैं तो फिर घर बिल्कुल एकदम टिप टॉप रहता है, सही रहता है। और वही मीटिंग जब एक बार श्रीमती गुप्ता के घर में होती है, तो श्रीमती गुप्ता, चूंकि वे अभी इस स्टेटस में रंगी नहीं है, तो वे किचन में बैठ करके खाना बना रही हैं। उनका एक बच्चा उनके कंधे पे चढ़ रहा है, बेटी है, वो गैस चूल्हे को नीचे उतार लेती हैं, और यहाँ जो फैंसी फूड है वो नहीं है,
यहाँ पर इनके घर में कचौरियाँ हैं, दाल हैं, चावल हैं, अचार है, और वहाँ मेहंदी भी लगाने वाली आ जाती है, गीत भी गाए जाते हैं। तो मिसेस गुप्ता के घर जब पार्टी होती है, ये मीटिंग होती है, तो उसको देख करके जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो श्रीमती खंडेलवाल के मन में आता है। उनको लगता है कि ये जो खुशनुमा माहौल है, बच्चे इतने किलक रहे हैं, हंस रहे हैं, महक रहे हैं, खुश हैं, ये जो खुशनुमा माहौल है, ये मेरे घर में मैंने तो कभी महसूस नहीं किया। और विशेष करके वो अपनी बेटी के संदर्भ में सोचती हैं, और तुरंत वहां से जैसे ही उनके अपने, जैसे लगता है ना कि कोई अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल भूला हुआ, और अचानक उनको ये चीज याद आ जाती है कि उनको इस पार्टी से, इस मीटिंग से, या बाहर जितना भी वो अपना समय देती हैं, इस समय पर पहला हक उनकी अपनी बेटी का है। तो उन्हें अपनी बेटी के लिए समय देना चाहिए, तो वे वहां से तुरंत निकलती हैं। और फिर हम देखते हैं अंततः कि खंडेलवाल, श्रीमती खंडेलवाल जैसी सुरुचिपूर्ण, बुद्धिमती और इतनी अधिक सुघर स्त्री जब अपने समस्त शक्ति को, जो बाहर की तरफ उन्मुख थी, उसको जब अपने घर की तरफ मोल्ड करती है, जब अपना सारा एफर्ट वो अपने घर की तरफ डालती हैं, तो उसका परिणाम बाद में जब बबली को लोग देखते हैं, श्रीमती पुरी के यहाँ जब मीटिंग होती है, तो कहते हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन, यानी कि वो लड़की जो उसके घर मीटिंग थी, तो वो खाली अपने कमरे में बैठ के रो रही थी, न खाना न पीना, न कुछ, न किसी से बोलना, न किसी से बात करना। वही लड़की जब खंडेलवाल अर्थात उसकी माँ जब उस पर अपना, उसके साथ अपना समय बिताती है, समय देती है, तो वो लड़की एक सुंदर युवती के रूप में सम्मोहित करती है, सबको मोहित करती है, अच्छी लगती है। तो ये उनके में ये परिवर्तन आता है। और वैसे ही एक परिवर्तन, जैसे कहते हैं ना कि जो मिल गया है हमको, जो हमारे पास है, तो हम उसकी कद्र नहीं करते। तो श्रीमती गुप्ता, इनके यहाँ से ये परिवर्तन घटित हुआ श्रीमती खंडेलवाल के यहाँ। वो इनके घर के इस माहौल से इंस्पायर्ड होती हैं, लेकिन श्रीमती गुप्ता को लगता है कि वे थोड़ी सी मिसफिट हैं इस क्लब में, इस लेडीज क्लब में, क्योंकि उनके ब्लाउज, वो साड़ी पहन रही हैं, वो उस तरह मॉडर्न ड्रेस में नहीं आती हैं, वे मेहंदी लगा रही हैं, खाने बना रही हैं, उनको पिज्जा बर्गर ये बनाने नहीं आता, वो उस तरह की दाल चावल कचौड़ी पूड़ी सब्जी इस तरह की चीजें बनाती हैं। तो गुप्ता, मिसेस गुप्ता जो है वो इस बार बदल रही, और जब काफी दिनों के बाद जब हम अंतिम लेडीज क्लब की जो अंतिम मीटिंग होती है, उसमें जब हम जाते हैं, देखते हैं, तो वहां पर ये परिवर्तन भी हमको दिखाई देता है। जो पहली मीटिंग में स्त्रियों की जो स्थितियां थी, और जब 4 मीटिंग बीच में हो जाती है, 5वीं मीटिंग जो मिसेस पुरी के यहाँ हो रही है, तो वहां हमें एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, और परिवर्तन सकारात्मक नकारात्मक दोनों है। जैसे श्रीमती खंडेलवाल के यहाँ जो हम सकारात्मक एक परिवर्तन देख रहे हैं, तो मिसेस गुप्ता के साथ, यानी श्रीमती गुप्ता के साथ ये परिवर्तन थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि वे इस सोसाइटी में मिसफिट हैं। तो वे नए डिजाइन से ब्लाउज बनवाने के लिए दे आती हैं, और वे वैसे कपड़े पहन लेती हैं जो उनके शरीर को सूट नहीं करते, जो उनके शरीर पर अच्छे नहीं लगते। तो वो हास्यास्पद हो जाती हैं, हंसी की पात्र बन जाती है। लेकिन कि नहीं, जो एक फैशन है, जो चीजें चल रही हैं, जो स्टेटस सिंबल बन रहे हैं, उनकी तरफ हमें जो भागना है, ये जो एक चीज है, वो वहां पर काम कर रही होती है। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि पूरी श्रीमती पुरी जो है, वो अंत में जो 5वीं मीटिंग होती है, वो श्रीमती पुरी के यहाँ होती है, और मिस्टर पुरी जो है वो दिवालिया हो रहे हैं, उनकी बैंकरप्ट हैं वो, बिल्कुल उनकी माली स्थिति ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन श्रीमती पुरी जो हैं, वो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती हैं, और हैसियत से ज्यादा खर्चे करती हैं, क्योंकि वो उनके अनुसार वे इज्जत बचा रही हैं, वे नाक बचा रही हैं, नाक कटने से बचा रही हैं। तो ये जो प्रदर्शन वाली प्रवृत्ति है,
हमारे समाज में हम जानते हैं कि आप याद करिए प्रेमचंद के गबन उपन्यास को याद करिए, तो प्रदर्शन की प्रवृत्ति एक वहाँ थी, प्रेमचंद जब उस बात को उठा रहे थे उस तरह से। और ये जो प्रदर्शन वाली प्रवृत्ति है, तो ये लेडीज क्लब में आती है, हम इसको देखते हैं, यहाँ पे मिलती है। लेकिन जो सुंदर बात ये है, जो सबसे आकर्षणीय है इसमें, जो हमको सबसे अधिक अपनी तरफ आकृष्ट करती है, वो ये है कि मंजुल जी हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी भारतीय परंपरा है, इसको कहीं पर वे ब्रेक नहीं करती। उसको सहेजने के लिए, उसको समेटने के लिए, उसको और सुंदर रूप से रखने के लिए, मैं जब इनके उपन्यासों को पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि कहीं पर भी किसी, चाहे वो स्त्री स्वाधीनता के रूप में हो, स्त्रियों, क्योंकि स्त्री के संघर्षों की ही बात करेंगे, लेकिन इनकी स्त्रियां जब संघर्ष करती हैं तो उनके संघर्ष जो होते हैं वो परिवार को, घर को, पति को, बच्चों को, सबको बनाने के लिए होते हैं, सबको समेटने के लिए होते हैं, सबको एक साथ रखने के लिए होते हैं, ये तोड़ने के लिए नहीं होते। तो ये एक अद्भुत बात है। हम लोग स्त्री विमर्श की बहुत सारी बातें करते हैं और स्त्री की स्वाधीनता, स्त्री की मुक्ति, मुझे लगता है कि इस संदर्भ में भी मंजुल जी के उपन्यासों के, इनके पूरे कथा साहित्य को पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वाधीनता, स्त्री मुक्ति, स्त्री की जो बातें हैं वे इसी रूप में ही नहीं होती हैं कि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करके, सब कुछ ध्वंस करके, केवल अपनी मुक्ति, अपने स्वार्थ, अपनी समृद्धि, अपना सुख, इसकी तलाश मंजुल जी की स्त्रियां कभी नहीं करती, कहीं नहीं करती। तो ये बहुत सुंदर एक जो चीज मुझे दिखाई दी थी। और इस उपन्यास के विषय में तो मैं बहुत सारी चीजें मैंने नोट की थी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि समय काफी हो रहा है, तो शायद मुझे अब रुक जाना चाहिए। तो इस हमको लगता है कि एक एक उपन्यास पर ही बात करनी अगर हम लोगों ने सोची होती या योजना बनाई होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इस पर अभी डिटेल बात करने की जरूरत है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मंजुल जी की जो स्त्रियां हैं, मंजुल जी के जो पात्र हैं, मंजुल जी का जो कथा साहित्य है, इसको पुनः पुनः पढ़े जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमें एक बड़ा उदात्त और एक हमारी परंपरा, हमारी मौलिकता, हमारे संस्कार, हमारे मूल्य, इन सब से बड़े ही सुंदर ढंग से जोड़ती है। और मैं बहुत आश्वस्त हूँ इस बात के लिए कि निश्चित है ये पूरा कथा साहित्य अभी आने वाले समय में अपनी और बड़ी जगह बनाने में कायम होगा। तो आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जी शुक्रिया अर्पण जी। जी शुक्रिया शुभ्रा जी। और अगर कुछ और कहना चाहें तो कहें, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो कुछ इस तरह का है कि हम इसको अस्थायी रूप से चीज़ों को रिकॉर्ड में रखें। अगर आपके पास कुछ और नोट्स हैं तो आप कह सकती हैं, क्योंकि इन दो उपन्यासों पर जाहिर सी बात है कि आपने बहुत विस्तार में जाकर और बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों ही उपन्यासों की कथा वस्तु को रखा। कोई और भी अगर बिंदु हैं तो आप ज़रूर कहें, हमें खुशी होगी। और इस बीच मैं कुछ एक मित्रों की प्रतिक्रियाएं ले लूं। अगर आपको लगता हो तो आप कुछ और कहें, क्योंकि बार बार इन उपन्यासों पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो अभी हम कुछ और देर तक चर्चा कर सकते हैं। सरोज कौशिक लिख रही हैं, लेडीज़ क्लब को लेकर एक वर्ग विशेष की स्त्रियां इस कॉम्प्लेक्स में गिरफ्तार होती हैं, मूल्यबोध की कमी दिखाई देती है। मैंने कलकत्ता के किटी पार्टीज़ में ये सब चीज़ें देखी हैं। शारीरिक दिखावे की भाग दौड़ में भी शामिल रहती हैं, यह भी एक
विडंबना है। हमारे साथ शर्मिला बोहरा जालान जी, मृदुला गर्ग जी, सरोज कौशिक जी और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक बार उनके नाम ले लूं। हमारे साथ सुशीला शॉ जी, महेंद्र रंगा जी, हिरण्य हिमकर जी, मधु कांकरिया जी, शिवदयाल जी, एडवोकेट विवेक कुमार, कमलेश पंत, मृदुला शुक्ला, मधुछंदा चक्रवर्ती जैसे लोग जुड़े हुए हैं। आपको अगर कुछ कहना हो तो आप कहें। और साथ में हमारे साथ और भी कई लोग हैं, कुछ एक के नाम छूट रहे हैं। मृदुला गर्ग जी भी लगातार इस कार्यक्रम को देख रही हैं और जो उनका पहला उपन्यास है टूटा हुआ इंद्रधनुष, उसके पात्र को लेकर लिख रही हैं, प्रभात को लेकर, कि ऐसा पुरुष एकदम अनोखा है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की आवश्यक शर्त है, ये मृदुला जी लिख रही हैं। और भी ऐसी कुछ एक प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। मैं कुछ एक और कोट करता हूँ। शर्मिला जी लिख रही हैं, गहन और सुचिंतित विवेचन आपकी ओर से रहा शुभ्रा जी। और इसी तरह से टूटा हुआ इंद्रधनुष का कथानक आज के कथानकों से भी आगे है, यह बात मृदुला जी लिख रही हैं। एक ऐसी सजग और प्रतिबद्ध रचनाकार इस बात को स्वीकार कर रहा है, बड़ी बात है। मृदुला जी की एक और प्रतिक्रिया मृदुला गर्ग जी की, मंजुल भगत भारतीय सभ्यता को बचाने के लिए कथा रचती थी। तो ये कुछ एक प्रतिक्रियाएं हमने रखी। आप कुछ और बोलना चाहें तो बोलें। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मृदुला मैम, मधु कांकरिया मैम, शर्मिला जी सब लोग सुन रहे हैं और बाकी लोग। तो मैंने तो आज थोड़ा सा समेट दिया, क्योंकि मैं चारों जो 5 मीटिंग होती हैं लेडीज़ क्लब में, उनको अलग अलग से थोड़ा सा नोट किया था। बट ये अंततः मैंने बताया। और एक बड़ी बात है ना कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चौथी मीटिंग होती है लेडीज क्लब में, उसके बाद इस तरह की मीटिंग से धीरे धीरे स्त्रियां कटने लगती हैं। उनको ये जब समझ में आता है, जब वो क्योंकि मंजुल जी इसी तरफ ले जाना चाहती हैं, तो उनको जब ये समझ में आता है कि उनकी आवश्यकता यहाँ से अधिक यहाँ पर अपने घर में है। और जैसे कि मिसेस खंडेलवाल जो हैं वो कहती हैं कि इन चक्करों में मेरी अपनी ही बेटी अनाथ हुई जा रही है, मेरा अपना ही घर टूट रहा है। तो ये चीजें जब उनको समझ में आती हैं, तो उनको ये लगता है कि ये जो समय काटने वाली बात है कि समय व्यतीत करना मुश्किल है या वो समय काट रही हैं, तो वस्तुतः ये समय काटने और समय व्यतीत करने की बात ही नहीं है। ये बात है कि उनकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए इस समय पर, वो माँ है तो उनके समय पर जिस बच्चे का हक है, जिस घर का हक है, जिस परिवार का हक है, तो वो उस समय को कहीं और जाया कर रही हैं, वो समझ नहीं पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि मंजुल जी इस तरफ ध्यान इस लेडीज क्लब उपन्यास के माध्यम से वो देना चाहती हैं कहना। और कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं यहाँ पर कि समाधान, मिसेस जैन है, उनके बच्चे नहीं हैं, और फिर हम बाद में उपन्यास के जब अंत में पहुंचते हैं तो उनके घर 2 छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और वे अनाथालय से ले आती हैं और उनका पालन पोषण करती हैं। उनका घर किलकारियों से भर जाता है। और मिसेस चैटर्जी हैं, तो मिसेस चैटर्जी हैं जिनके पति मिस्टर चैटर्जी का देहांत हो चुका है और वे अब इन मीटिंगों से कट गई हैं और वे बाहर काम करती हैं, बाहर। और वे बताती हैं कि एक समय ऐसा आया कि जब पति नहीं थे तो उनको लगा कि अब वो क्या करें। उनके सारा, क्योंकि उनका पूरा जो उनकी पूरी दिनचर्या है, उनकी पूरी रूटीन है, वो अपने पति के इर्द गिर्द है। और जब पति नहीं है तो पूरा समय जैसे खाली हो गया, तो उस समय को वो क्या करें। तो वे वहाँ कहती हैं कि मैंने सोचा कि मैं अपने समय को कुछ ऐसे कार्य में लगाऊं जिससे किसी का कल्याण हो और मेरा समय भी रहे, लेकिन ये निरर्थक ना जाए।
वो सार्थक किसी कार्य में व्यतीत हो। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो लेडीज क्लब की स्त्रियां हैं इस बात को समझती हैं, महसूस करती हैं, और जैसे श्रीमती खंडेलवाल अपनी बेटी के पास आती हैं, केवल एक मिसेस गुप्ता जो है उनका जो परिवर्तन हो गया वो थोड़ा सा नकारात्मक हुआ, क्योंकि वो इसीलिए मैंने कहा कि वो शायद थोड़े से मध्य निम्न वर्ग से आई थी और उनको वो खींच रहा था। मध्य वर्ग की ये समस्या है कि उनको उच्च वर्ग की जो लुभावनी चीजें होती हैं वो खींचती हैं, तो वो उधर चली जाती हैं। और अंत में जैसा कि मैं बता रही थी कि पूरी मिसेस पुरी जो हैं वो अपने पति की, उनका मानना यही है कि वे अपने पति की इज्जत बचा रही हैं, वो उनकी नाक बचा रही हैं, लेकिन पति दिवालिया हुआ जा रहा है इस बात की उन्हें चिंता नहीं है। और कितने समय से हमारे यहाँ कहा जाता है कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौ, तो चादर जितनी बड़ी हो पैर उतना ही पसारना है। लेकिन जब हम दिखावे में आते हैं, जब हम प्रदर्शन में आते हैं, जब हम इस वाहवाही में आते हैं, तो हमें चादर की नाप तौल नहीं पता चलती है। और वहां अंत में हम देखते हैं कि जब मिस्टर अग्रवाल आते हैं, मिस्टर अग्रवाल जो मिस्टर पुरी के वकील हैं और वो मिसेज अग्रवाल के पति भी हैं, तो जब वो आते हैं वहां पर और मिसेस पुरी जो है वो देख लेती हैं कि मिस्टर अग्रवाल उनके पति के साथ बैठ करके इस आर्थिक स्थिति के विषय में बातचीत कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं। उनको लगता है कि अगर मिस्टर अग्रवाल हमारी आर्थिक स्थिति की, जो उनकी वस्तु स्थिति है, जो उनका यथार्थ है, उसको अगर वो जान गए हैं तो इसका मतलब मिसेज अग्रवाल जान गई हैं, और अगर मिसेज अग्रवाल जान गई हैं तो ये तो बात चारों तरफ हो जाएगी। तो वो वहां पर हम देखते हैं कि एक बार बेहोश हो जाती हैं और उनको पानी के छींटे उटे दे करके जब थोड़ा सामान्य किया जाता है, तो बाद में वे मिसेज जैन आती हैं उस पार्टी में, और फिर मिसेज जैन की तरफ वे मुखातिब होकर के कहती भी हैं कि अब आप लोग मुझे क्या शौक देना चाह रहे हो, आज क्या सबने मुझे इसी तरह टॉर्चर करने की बात सोच ली है। तो ये जो स्थिति है, इसमें तरह तरह की स्त्रियां हैं। लेडीज क्लब मुझे लगता है कि बहुत ही एक जरूरी उपन्यास है, और इसको हर स्त्री को तो पढ़ना ही चाहिए, हर घर में हर स्त्री को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर स्त्री स्त्री की जो परिणति है, उसकी जो आशाएं हैं, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, और कहाँ वो क्या कर रही है, किस चीज के साथ कैसा उसका ट्रीटमेंट है, सारी चीजें इसमें मंजुल जी ने अपनी दृष्टि से बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है कि जो परिवार, एक भरा पूरा परिवार, उसका जो स्नेह है, उसकी जो बॉन्डिंग है, उसका जो आनंद है, उसकी जो खुशी है, उसका जो उसकी जो चमक है चेहरे पर, वो घर परिवार में अगर हम संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अगर हम अपने घर में खुश नहीं है, अगर हमारा घर बिखर रहा है, हमारे बच्चे बिखर रहे हैं, तो बाहर हम कितनी भी बड़ी शान और शौकत दिखाएं, बाहर हम कुछ भी करें, लेकिन अंदर से हमारा जो व्यक्तित्व है वो खोखला रहता है। तो जैसे दीमक खाई लकड़ी होती है कि जरा सी ठोकर से ही वो भुरभुरा कर टूट जाएगी, बिल्कुल उसी तरह हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो मुझे लगता है कि इन स्त्रियों के माध्यम से, और ये जो कथा बुनी गई है इसके माध्यम से, मंजुल जी ने हमारे अपने मूल्यों की तरफ, हमारे संस्कारों की तरफ, हमारी अपनी परंपरा की तरफ, हमारे घर परिवार, अब आज देखिए एकल परिवार की बात हो रही है, संयुक्त परिवार अब तो गिने चुने शायद ही इक्का दुक्का कहीं दिखते हो, लेकिन परिवार की जो महत्ता, अब तो धीरे धीरे परिवार ही खत्म हो रहे हैं। तो परिवार की जो महत्ता है, भारतीय परिवार की जो बात है, इसकी भी स्थापना इस उपन्यास के माध्यम से कथा लेखिका करती हैं। तो परिवार की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो भूमिका है व्यक्तित्व निर्माण में या हमारे जीवन में, तो ये सारी चीजें हैं। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ कुछ बिंदुओं पर अपनी समझ के अनुसार प्रकाश डाला है। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं अवश्य मंजुल जी के उपन्यासों पर, उनकी कहानियों पर बात करने की कोशिश करूंगी और बात करना चाहूंगी। आज के लिए इतना ही। आप सब ने मुझे सुना। मैं मैम मृदुला मैम, मधु कांकारिया मैम,
शर्मिला जी, बाकी सारे लोग सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जी शुक्रिया शुभ्रा उपाध्याय जी। और जिस ढंग से और जिस व्यवस्थित रूप में, जिस क्रमवार तरीके से आपने इन दोनों ही उपन्यासों की कथा की विवेचना की, जो लोग भी इन दो उपन्यासों से नहीं गुजरे होंगे उन्हें भी इसका सार पता चला होगा। और दूसरी बात यह कि वे इसे पढ़ना भी चाहेंगे। यह सचमुच ही सुखद है। ज़्यादा वक्त न लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब इन दोनों ही उपन्यासों पर चर्चा हुई है, मंजुल भगत के टूटा हुआ इंद्रधनुष और उनका दूसरा उपन्यास लेडीज़ क्लब, तो क्यों नहीं कुछ एक अंश यहाँ पर रखते चलें। तो मैं आप सभी मित्रों की अनुमति से, शुभ्रा जी की अनुमति से, दो दो पृष्ठ दोनों ही उपन्यासों से पढ़ता हूँ, ताकि हमारे मित्रों को, हमारे ऐसे कई जानने वाले हैं, कई लोग हैं जो इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, उन्हें भी एक वानगी इन उपन्यासों की मिल जाए। शुरुआत करता हूँ मंजुल भगत के पहले उपन्यास टूटा हुआ इंद्रधनुष से। प्रभात की ठोस अपराजित व्यावहारिकता शोभना को प्रतिदिन सहज करती चली गई। कथा आप लोग जान रहे हैं, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पुनरावृत्ति होगी। प्रभात की ठोस अपराजित व्यावहारिकता शोभना को प्रतिदिन सहज करती चली गई। वह जीवन में रमने लगी। टुन्नू की क्षणिक आवश्यकताएं और मांगें उसे खींचती रहती, पर शरीर में कुछ पराया बस गया प्रतीत हुआ। जब उस पराई वस्तु ने शरीर पर प्रतिपल अपना ही अधिकार जतलाना चाहा, तब घबराकर डॉक्टर का परामर्श लेना पड़ा। जो कुछ सुना उसे सुनकर फिर अंदर खींचा श्वास बाहर छोड़ते न बना। गर्भ रह गया है। डॉक्टर ने एक बहुत ही औसत दुर्घटना की घोषणा कर दी। शोभना को लगा कि वह लाज से कटकर आधी रह गई है। यह तो बहुत अधिक घट गया, जिसे आजन्म प्रभात पर लाद देना होगा। घर आकर समझ में न आया कि कैसे उन शब्दों को वाणी दे जिनसे प्रभात को सूचित किया जा सके कि वह अपना विशाल हृदय और भी उदार कर ले, क्योंकि अब वह किसी अन्य की संतान का पिता बनने वाला है। वह संतान जो हर पल उन दोनों के सम्मुख बड़ी होगी, मचलेगी, मांगेगी। अगले दिन हड़बड़ाकर उसने डॉक्टर से गर्भपात की याचना कर दी। डॉक्टर था कट्टर विरोधी। झट से प्रभात को बुलवाकर कड़ी हिदायतें दे डाली। नसीहतों की बौछार के बीच किसी तरह बात को समझ प्रभात शोभना को घर ले आया। शोभना तकिए से मुंह धंसा ऐसे रोदी जैसे युगों से बिलखती अबला नारी का वही साकार रूप हो। प्रभात ने अपनी बाहों की छांव तले उसे फिर से समेट लिया। जो उल्लास के दिन होते वे अपराधी लज्जा में बीतने लगे। यदि प्रभात न होता तो उस तनाव भरी हवा में जिसका सृजन स्वयं शोभना ही किए रहती, सबका दम घुट जाता। प्रभात टुन्नू को उकसा देते, टुन्नू बेटा तो अब बड़ा भाई हो जाएगा, उसके तो एक नन्ही सी बहन आने वाली है, या शायद एक छोटा सा टुन्नू ही आ जाए।
शोभना सोचती, भगवान यह क्यों नहीं एक मरी हुई चुप्पी ही साधे रहते, जो मुझे अपने आक्षेप से सालती रहे। वही सह पाना अधिक सरल हो शायद। प्रसव के समय जरूरत से ज्यादा सहन शक्ति पैदा कर मूक पशु की भांति शोभना ने सब कुछ झेल लिया। प्रभात का मन दुखी हो उठा। इतना जब्त न करो शोभा, रगें ऐंठ जाएंगी। पर प्रभात का हाथ पकड़कर पराई संतान के लिए कूजने कराहने का अधिकार था ही कहा। शोभना ने शिथिल हाथ प्रभात के हाथ में थमा दिया। शोभना ने कन्या को जन्म दिया। नाम दिया प्रभात ने संध्या। अपने चारों ओर लिपटी कहानी से अनभिज्ञ बच्ची का पालना झूलता रहा और समय उसके शैशव को आगे ठेलता चला गया। एक दिन अर्चना को अपने घर आया देख शोभना को अपार विस्मय हुआ। वह उसे अपलक देखती ही रह गई, मानो अतीत की कारा से छूटकर कोई अशांत आत्मा उसके सामने आ खड़ी हो। सकपकाहट में उसके मुख से केवल इतना ही निकला, क्या? जैसे अर्चना को चाहिए कि वह अपने वहां आने का प्रयोजन झटपट कह सुनाए। अर्चना हंस दी। उसका सात्विक चेहरा हंसते हुए कुछ अधिक दुर्बल लगा। बैठने को भी नहीं कहोगी क्या? अर्चना ने मधुरता से कहा। शोभना ने एकदम अपने को समेटकर शिष्टाचार का पोल बनाकर कई वर्षों तक का कटा वक्त लांघना चाहा। चाय नाश्ते के बहाने ही वह स्थिति का सामना किए रही। तभी अर्चना ने धीरे से कहा, जैसे दिल के मरीज को चौंकाया न जाना हो, शोभा, संध्या कहाँ है? शोभना यूं चमकी जैसे उसे निर्वस्त्र कर दिया हो। बुलाती हूं, अंदर खेल में लगी होगी। 5 साल की संध्या मां की प्रतिरूप सी आकर खड़ी हो गई। उसे जैसे अकेले शोभना ने ही गढ़ा हो, किसी अन्य की छाया भी उस पर नहीं थी। अर्चना ने लाड़ से उमड़कर उसे सीने से लगा लिया। संध्या झेप कर अंदर भाग गई। शोभा, इसे हमें दे दो। अर्चना के स्वर में भावना की छुअन थी। क्या? शोभना का आश्चर्यचकित स्वर उसकी फैली आंखों के विस्मय का समर्थन कर रहा था। हाँ शोभा, क्या हर्ज है? मैं तुम्हें वचन देती हूं कि इसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी। छलछलाती वाणी में ममता थी। शोभना को अचानक कुछ याद आया। बोली, तुम तो स्वयं गर्भवती थी, क्या हुआ? वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर सका। अनेक बार गर्भ रहा, पर समय से बहुत पूर्व ही नष्ट हो जाता रहा। कहाँ कहाँ नहीं दिखलाया, कोई उपचार नहीं है। अर्चना की आवाज जैसे कोई कांपता पत्ता हो, जिस पर झूलती सूरज की एक किरण धीरे धीरे लुप्त हो रही हो। शोभना भौचक्की रह गई अर्चना की इस गंभीर मांग पर। असंभव, यह किस प्रकार हो सकेगा? शोभना का कंठ स्वर आर्त हो फूट पड़ा, जैसे कोई बंशी निर्जन में बेबल हो गई हो। नहीं अर्चना, यह तो मैं सोच भी नहीं सकती। फिर मेरा ही क्यों? बात के निकलते ही विचार का चाबुक सटाक से जिह्वा पर बरस गया और शब्द जहां के तहां जमे रह गए।
हाँ शोभा, मनीष को प्रसन्नता होगी संध्या को अपने घर में देखकर। स्वर में कोई आरोप न था। शोभना एक साथ ही क्रुद्ध और क्षुब्ध हो उठी। अर्चना, बस अब यह मांग फिर कभी न दोहराना। संध्या क्या कोई खिलौना है जो मनीष का दिल बहलाने को वहां रहेगी? सोचकर ही सीने में नस्तर जैसा उतर गया है। मुझसे हो ही न सकेगा यह। शोभना की चढ़ी भ्रकुटी के नीचे दो विवश आंखें देख अर्चना ने अपना आग्रह वहीं गिरा दिया। एक वर्ष और बीत गया। एक अपराह्न शोभना बालकनी पर कोहनी टिकाए सामने बाह सड़क को ताक रही थी। सुहानी सी धूप निखरी थी। अचानक सड़क पर एक अर्थपूर्ण दृश्य उजागर हो गया। गृहस्थी के सामान से लदा फंदा एक ट्रक कोने वाले खाली मकान के सामने आकर रुक गया। पीछे पीछे कार से अर्चना मनीष भी उतर पड़े। ड्राइवर, मजदूर गृहस्थी का लष्टम पष्टम घर में ऐसे दाखिल करने लगे। ड्राइवर मजदूर गृहस्थी का लष्टम पष्टम घर में ऐसे दाखिल करने लगे जैसे उस दंपति की अगली 7 पुश्तें वहीं बसने वाली हों। कहीं संध्या को लेकर ही रस्सा कशी तो नहीं होगी, शोभना ने सोचा। आशंका से आक्रांत हो वह संध्या को अपने से सटा निश्चल ही रही। संध्या किंचित नासमझी से माँ की आंखों का संयम टूटते देखती रही। तो मित्रों, यह हमने कुछ एक अंश पढ़े उनके पहले उपन्यास से। और अगर शुभ्रा जी चाहें तो लेडीज़ क्लब से कुछ आप पढ़ लें, अच्छा लगेगा। 2 पृष्ठ पढ़ लें जहाँ से आप चाहें, और फिर हम लोग कार्यक्रम को विराम दे देंगे। तो मित्रों, शुभ्रा जी उन 2 पृष्ठों को आप सभी के लिए यहाँ पर रख रही हैं। अच्छा लगेगा कि जिन उपन्यासों पर चर्चा हुई उसके अंश को भी हम देखते चलें, उससे गुजरते चले। अभी जो मैंने अंश पढ़ा वह मंजुल भगत के पहले उपन्यास टूटा हुआ इंद्रधनुष से है, और उनके दूसरे उपन्यास लेडीज क्लब से चुनिंदा 2 पृष्ठों का पाठ हमारे बीच डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय करने जा रही हैं। जी स्वागत। लेडीज क्लब से। ऐसा करो, मेहंदी मैं रचाऊं और तुम गीत उठाओ, नहीं तो हाथ वाथ भी हिल जावे और घड़ी देर भी लागे। पंडिताइन ने कहा तो श्रीमती खंडेलवाल भी भूले बिसरे गीत गुनगुनाने लगी। अरे तुम भी गाओ ना, पंडिताइन ने उकसाया तो श्रीमती जैन भी नीचे आ गई और सूनी दोपहर मुखर हो उठी। श्रीमती गंडेविया और श्रीमती पुरी कुछ देर तो चकित सी देखती रहीं कि यह लेडीज क्लब की रूटीन मीटिंग देशी ब्याह की रौनक कैसे बन गई। फिर वे भी नीचे उतर आईं। मेज सजाने का आडंबर नहीं था। चौके से ही मटर की कचौड़ियों, खीर, रायता, तले पापड़, 2-3 चटनियाँ और अनेक तरकारियों से सजे थाल लग लग आते रहे। श्रीमती गुप्ता को प्रातः 11 बजे वाला नाश्ता बिल्कुल बेतुका लगता। उन्होंने ही यह ढंग से खाने का ढंग का वक्त दिया था कि महिलाएं तरीके से दोपहर का भोजन करके जाएं। श्रीमती खंडेलवाल दोनों हथेलियों पर सब्जबाग सजाए श्रीमती गुप्ता को दिखलाने अंदर गईं तो काजल ने रसोई की चौखट पर ही दूसरा पटरा डाल लिया। एक अपूर्व तृप्ति से दीप्त श्रीमती गुप्ता का मुग्ध चेहरा देखकर वह बोल उठी, लगता है आपका समय तो बहुत ही मजे से गुजर जाया करता है। बस जी, कोई सा त्योहार भी नहीं छोड़ती मैं। 12 मास में 24 समझ लो, एक गया नहीं कि दूसरे की तैयारी।
असीम संतोष से श्रीमती गुप्ता ने कहा। फिर भी आपने इस लेडीज मीटिंग को भी त्योहार बना डाला। बड़े साफ दिल से हंसते हुए श्रीमती खंडेलवाल ने कहा। इस समय उन्हें श्रीमती गुप्ता का व्यक्तित्व बेहद सहज, स्वाभाविक और ममता में लग रहा था। बीच बीच में श्रीमती गुप्ता का छोटा मुन्ना पीठ पर झूल जाता। कड़ाही में खौलता हुआ देसी घी आपत्तिजनक रूप से छलक जाता। तब मुन्ने को देसी घी से तरबतर मोतीचूर के 4 लड्डू थमाकर विदा करना पड़ता। काजल बेटी, आंटी के लिए थाली लगा ले और तू ही खिला दे अपने हाथ से, श्रीमती गुप्ता ने बेटी को आदेश दिया। काजल फट थाली लगा नन्हे नन्हे कौर बना श्रीमती खंडेलवाल को खिलाने लगी। उन्हीं जूठी अंगुलियों से अपने मुख में भी कौर देती जाती। श्रीमती खंडेलवाल के मेहंदी रचे हाथों की व्यवस्था पर वह ठठाकर हंसती भी जाती। श्रीमती खंडेलवाल को अपनी बेटी की मुरझाई कुढ़ती सूरत याद आ गई। उसे तो कभी ऐसे किलकते महकते नहीं देखा। जाने क्या साड़ता रहता है उसे। घर कितनी सुविधाओं से अटा पड़ा है। जाने इस समय क्या कर रही होगी। स्कूल से तो आ गई होगी। खाना खाया भी होगा या नहीं। क्यों नहीं आग्रह करके उसे भी अपने ही साथ ले आई। क्या उसे मेहंदी रचाना अच्छा लगता? कभी ऐसा मौका भी तो नहीं आया। थोड़ा सा खाकर ही श्रीमती खंडेलवाल बोली, मैं अब चलूं? अरे अभी तो मेहंदी उतार कर जाएगा। सूख तो गई। सीता जा तो तेल की शीशी उठा ला। बीबी जी की मेहंदी पर रुई के फाहे से चिपड़ कर फिरा दे। रंग अच्छा उतरेगा। देख, जरा सा नींबू भी निचोड़ दे इस पर, रंग चोखा पकड़ेगा। मेहंदी लगे हाथों की ओर देख श्रीमती खंडेलवाल सोच रही थी, आज उन्हें दिखलाऊंगी यह मेहंदी। यह विचार आते ही न जाने कितने वर्षों उनके श्रृंगार विहीन चेहरे पर लाली दौड़ गई। किंतु तभी पति की उपेक्षा भरी दृष्टि याद आई और वह उदास हो उठी। नहीं, वह पलायन नहीं करेंगी। स्वयं अपने और अपने घर की स्थिति से भागकर किसी दूसरे की गृहस्थी में पनाह लेने नहीं जाएंगी। पति की उपेक्षा को भी झेल जाएंगी। वह दूसरों के जीवन का अंश बनकर नहीं रह पाएंगी। अपने को इतनी उदारता से व्यर्थ में बांटती नहीं फिरेंगी। और उनकी बिटिया कितनी अजनबी सी होती जा रही है। श्रीमती खंडेलवाल अधीर सी हो उठी। अब चलो मिसेस गुप्ता, वह बोली। अच्छा अच्छा काजल, जरा आंटी की मेहंदी चाकू से खुरच दे तो। हाँ, आप अभी घर जाकर 1 घंटे तक हाथ वाथ न धोइएगा, नहीं तो रंग नहीं जमेगा। कल तक साबुन भी न लगाइएगा हाथों में। बाप रे, इतनी आफत! श्रीमती खंडेलवाल परेशान सी होकर बोली। तो और क्या, मेहंदी काली न पड़ी तो रची क्या। अच्छा तो अब चलूंगी। मेहंदी खुरचवाते ही श्रीमती खंडेलवाल चलने के लिए उठ खड़ी हुई। सबको नमस्कार कर वह तेजी से बैठक के पार हो गई। श्रीमती जैन ने अंदर आकर श्रीमती गुप्ता का हाथ बटाना चाहा और पटरे पर बैठ गई। अजी छोड़ो भी, कौन सी बारात जिमानी है, मेहंदी रचवा लो तुम भी, श्रीमती गुप्ता ने मदद लेने से इनकार करते हुए कहा। औरों की तो लगने दीजिए, यह तो कहिए कि वह आपकी रिश्तेदार श्रीमती अग्रवाल कहीं दिखाई नहीं दी, श्रीमती जैन ने पूछा। अजी उसे तो मैंने भेज दिया, इतनी जल्दी? बस भतेरी रह ली थी, श्रीमती गुप्ता ने पौनी जोड़ की चला दी और घी छलक पड़ा। फिर आ जाएगी, बंबई में ही तो है, उन्होंने पुनः कहा। क्या बहुत नाराज हैं आप उनसे? हंसते हुए श्रीमती जैन बोली, अजी नाराजगी क्या, वहां बैठक में बैठी गुप्ता जी से गुटरगू करे जावे थी। अब मैं वहां बैठूं तो यहाँ चौका कौन जुटाए सुलटाए
और न बैठूं तो उनकी गुटरगूं सहूं। और बातें भी क्या, लाद कर दावतों में ले जाओ। अब गुप्ता साहब का तो यहाँ वहां जाना रहे ही। मैं हर जगह साथ जाऊं तो घर चौपट हो जावे, और न जाऊं तो वो साथ टंग लें। अजी थी तो नहीं, पर मत फिरते देर भी नहीं लगी, और फिर मर्दों का एतबार किया तो समझो हो गई ठगाई। फिर आए दिन मुझसे कहे क्या कि तुम सुम्मी सी साड़ी बांधना सीख लो, सुम्मी जरा अपनी जीजी का जूड़ा तो बना दे। अजी सुम्मी मुझे क्या सिखाती, अपने लेडीज क्लब में एक से एक हैं। मैं तो दियाई मिसेज पुरी के दर्जी को छा ब्लाउज एकदम नई काट के सीम देगा, और जहां वो गंडे या बाल छटवा के आवे हैं वहीं धर आई बाल जूड़ा बंधवाने को। कहते कहते श्रीमती गुप्ता जोर से हंस दी और बोली, मजे की बात, खुद यहाँ बैठे कचौड़ियां छानती रहो और वहां नाई तुम्हारे केस संवार दे। श्रीमती जैन भी हंसने लगी। अर्पण जी। जी शुक्रिया, शुक्रिया हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए और इतने प्रभावी रूप में उपन्यास अंशों को हमारे बीच पढ़ने के लिए। और मित्रों, चलते चलते हम इन दो किताबों के कवर को देख लें, क्योंकि आज की चर्चा इन्हीं पर केंद्रित है। यह आप देख रहे हैं टूटा हुआ इंद्रधनुष, मंजुल भगत, पहला उपन्यास, और जिस पर आज आप सभी ने चर्चा सुनी। और एक और किताब जो संचयन है, समग्र कथा साहित्य, मंजुल भगत, आप देख रहे हैं, जिसमें संकलन और संपादन का काम कमल किशोर गोयनका जी ने किया है। और यह दो खंडों में है। पहले खंड में मंजुल भगत के सभी उपन्यास हैं और दूसरे खंड में उनकी कहानियां हैं। कमल किशोर गोयनका जी की ओर से समग्र कथा साहित्य खंड 1 का आवरण आपके समक्ष है। इसका प्रकाशन किताब घर प्रकाशन से हुआ है, आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें कमल किशोर जी ने सुचिंतित रूप से उनकी कहानियों पर, उनके उपन्यासों पर विचार किया है और अपनी बात रखी है। तो इस तरह से मित्रों, आज की इस कड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक नई कड़ी में पुनः भेंट होगी। आप सभी का नमस्कार, आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। जो लोग जुड़े हैं उन सभी मित्रों का शुक्रिया। शुभराव उपाध्याय जी का हार्दिक आभार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।